कि आप सब रेडी हो गए आज के क्लास के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैप बहुत इसी मैप पे आपका सब कुछ है और मैप को आपको समझना है। जब तक नहीं समझोगे, सबसे पहले हम चलेंगे ऊपर की तरफ से। सब कुछ समझने वाले हैं तो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे ऊपर का जो सेक्शन है उसको समझना है। तो सबसे पहले देखो, ये जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। अगले 10 दिन तक मैप के दर्शन होंगे, इसलिए आराम आराम से समझना। ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। अब देखो, जम्मू का सबसे पहले पहाड़, दो चीज की बात करेंगे, पहाड़ और डेजर्ट की। हो सकता है नदी की भी करते जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर, सबसे ऊपर जो है काराकोरम लिखा हुआ है। ऊपर सबसे जो लिखा हुआ है वो है काराकोरम। दिखाई पड़ रहा है? समझ आ रहा है? काराकोरम की पहाड़ी है। जम्मू कश्मीर का जो सबसे ऊपर का एरिया है वो कौन सा है? काराकोरम की पहाड़ी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर केटू है। यहीं पर क्या है? केटू है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर पर क्या है? काराकोरम की पहाड़ी है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? केटू है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है, थोड़ा बड़ा मैं और कर दूं, काराकोरम की, आ जाइए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है, याद रखिएगा, वो है केटू। ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी ये जो है काराकोरम है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,611 है। अब देखो, काराकोरम के नीचे मा मासेरम है। इसको नहीं भी याद, ये याद रखना, नंगा पर्वत है। काराकोरम के नीचे क्या है? मासेर बुम, या ये क्या है? मास मासेर ब्रुम और नंगा पर्वत। मासेर ब्रुम और नंगा पर्वत। काराकोरम के नीचे क्या है? मासेर बुम और नंगा पर्वत। इंग्लिश में भी वही कहते हैं, तो घबराना नहीं। काराकोरम के नीचे मासेर बुम और नंगा पर्वत। अब देखो, पहाड़ियों का क्रम याद रखना। सबसे ऊपर काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, फिर जांस्कर है, फिर पीर पंजाल है, ये रेंज बना हुआ है। फिर जो है ये शिवालिक है। शिवालिक हिमालय का तलहटी एरिया कहलाता है। तो अब कोड याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। ये पूछता है यहां से, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा कि पहाड़ियों का क्रम क्या है। तो क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। पांच पांच बार बोलो फटाफट। जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ये क्रम क्या है बेटा? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। दो कुर्सी और ला दो, बच्चे आए हुए हैं। हाँ बेटा, दो कुर्सी ले लेना बाहर से। आ जाइए। तो यहाँ आ जाइए, आप आ जाइए, कुर्सी लेकर आ रहे हैं, बैठ जाइए। एक कुर्सी और ले लो बेटा, एक यहीं बैठ जाओ, एक कुर्सी पीछे ले ले। तुम पीछे कर लो अपने को। तो अभी हमने शुरू किया है ज्योग्राफी, जीके के लिए।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे हिमालय में भी याद रखिएगा, जो हमारी जम्मू कश्मीर है हमारा एरिया, तो आप सबको पता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जम्मू कश्मीर है सबको पता। जम्मू कश्मीर है, फिर से समझ लीजिए क्या है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर काराकोरम की पहाड़ी है। क्या है बेटा? काराकोरम की पहाड़ी, समझिएगा। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो केटू है। वो क्या है? एक सेकेंड। हेलो। ये जीके की क्लास है, ज्वाइन करोगे तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। जीके की क्लास है। हाँ जीके की है, नेट की नहीं है। हाँ चलो मैं करता हूँ। हाँ हाँ। तो यहां पर समझिएगा। अब देखो, ये है काराकोरम, रटना नहीं है किसी को भी। ये है लद्दाख, ये है जांस्कर, ये है पीर पंजाल, और ये है शिवालिक। शिवालिक रेंज है। एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवालिक जो रेंज है ना, ये हिमालय की तलहटी है बेटा, नीचे का एरिया है। फिर से समझिए, फिर से बोलिए, 5 क्रम पहाड़ का कौन है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। याद रहेगा? एक बार बिना देखे बोलिए तो। डन, याद हो गया। और सबसे ऊंची चोटी क्या है? अब देखो, अब इसी के बीच में, पीर पंजाल और काराकोरम के बीच में जो माउंटेन है वो मासेर बुम है, और नंगा पर्वत है। क्या है? मासेर बुम और नंगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि नंगा पर्वत किस राज्य में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में आता है। तो आप रट्टा मारोगे भूल जाओगे। अब पकड़ लिए कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मासेर बुम या नंगा पर्वत क्या है? मासेर बुम। इतना याद हो गया, कोई दिक्कत है? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। ये क्रम बहुत ज्योग्राफी में पूछता है। स्टैंडर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे, जैसे पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल, तो वहां क्रम पूछा जाता है। जैसे पहाड़ों का क्रम पूछ लिया, छोटे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं एक एक सेक्शन को उठा रहा हूं। यहां आप देख रहे हो मानसरोवर लेक, देख रहा है? क्या है? मानसरोवर लेक है। लेक मतलब क्या होता है? झील। और ये मानसरोवर लेक आज कहाँ है? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत किसके अधीन है? चाइना के अधीन है, याद रखिएगा। अब देखो, तिब्बत इसी मानसरोवर लेक से इंडस नदी निकलती है। रटोगे नहीं ना? सारा इमेजिन से ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, लुसेंट ले लेते हैं, रट्टा मारते हैं, अब भूल जाते हैं अगले दिन, रटना नहीं है। अब देखो, मानसरोवर लेक से बेटा इंडस, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, ये सिंधु नदी ऐसे निकलती है और लद्दाख के नीचे से जाती है। कभी कभी आप आईएएस लेवल का क्वेश्चन दोगे, जाओगे ना पेपर, तो यहां से क्वेश्चन उठाएगा कि सिंधु नदी लद्दाख के उत्तर से जाती है, लद्दाख के दक्षिण से जाती है, लद्दाख के पूर्व से निकलती है, लद्दाख के पश्चिम से निकलती है। तो जैसे जैसे आप एग्जाम डेप्थ में जाओगे, स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। तो ये जो सिंधु नदी है, लद्दाख के दक्षिण से होते हुए, मासेर बुम से होते हुए, यहां पे वो जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां करती है? पाकिस्तान। यहां से बढ़ते हुए इंडस रिवर कहां गिरती है? अरब सागर में। कहां गिरती है? अरब सागर, ठीक। अब देखो, सिंधु की 5 सहायक नदी है, याद रखना। किसी को याद है? बताइए। हाँ बताओ कौन है? सिंधु की तो 5 सहायक नदी है। 5 सहायक नदी आपके सामने दिख रहा है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5
पंजाब की 5 नदी कही जाती है। ये पांचों, इसे पंच नद कहते हैं। हिस्ट्री में भी पता होगा क्या है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। पंजाब की 5 नदी है जो सिंधु से आके मिलती है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। याद रहेगा, फिर से बोलिए एक बार और, एक बार और। वेरी गुड। तो दो चीज अभी हमने पढ़ा, एक तो पहाड़ों का क्रम पढ़ा। पहला पॉइंट, पहाड़ों का क्रम बताइए बिना देखे। शिवालिक। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के कौन से झील से? गिरती कहां पे है? लद्दाख के ऊपर से जाती है कि नीचे से? नीचे से, दक्षिण से जाती है। वेरी गुड। और इनकी 5 सहायक नदी कौन है? सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। 5 बार बोलना है, फिर जीवन में नहीं भूलोगे। ज्योग्राफी चाहे कितना, ये जो मैप है ना, ये मेरा आईएएस का मैप है। हम सिर्फ मेंस प्री देते थे आईएएस का, तो सिर्फ ये मैप पढ़ के जाते थे। ये मैप पता है कितना, 20 साल पुराना मैप है। इस पे सारा काम किया हुआ है। ये मैप पढ़ लोगे ना, इंडिया का कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब इसी में आ जाएगा, मैप में ही। अब आगे बढ़े। अब देखो, हम ऊपर से नीचे की तरफ एक राजस्थान में चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा? राजस्थान। अब देखो राजस्थान का एरिया क्या है, देखो ये है, बाउंड्री दिख रहा है, जी है ना। हम्म। यहाँ ये टच करता है इसे। ये राजस्थान है, ठीक। अब दो चीज याद रखिए, राजस्थान के पश्चिम में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार मरुभूमि। डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुभूमि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि थार मरुभूमि किधर है, तो राजस्थान के पश्चिम में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? सहारा, जो अफ्रीका, अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में बताऊंगा। और जो थार डेजर्ट है, अच्छा एक चीज कोई मुझे बताओ कि आखिर थार डेजर्ट का डस्ट दिल्ली तक क्यों नहीं आता? उसकी गर्मी जो है दिल्ली तक क्यों नहीं आता? अच्छा एक चीज और, एक सवाल मैं आपको उठाता हूं, सोचिएगा घर पे जाके। रसिया में -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, चाइना के भी कुछ भाग में होता है, भारत में क्यों नहीं होता? कभी सोचे हो? जो, अबे गधे, 1 डिग्री होता है और -50 डिग्री में अंतर है। हैं? 1 डिग्री और -50 में अंतर है कि नहीं? -20 होगा ना, तो हाथ ऐसे करोगे बाहर तो जम जाएगा हाथ। क्यों नहीं होता? सोचो सोचो, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर जो है ना, हिमालयन रेंज है। ये क्या है? क्या है ये? ये पूरा क्या है? हिमालय। हिमालय पर्वत क्या करता है? उत्तर से आने वाली ठंडी हवा को ब्रेक कर देता है, रोक देता है। इसीलिए हिमालय के जस्ट उस ओर -40 टेम्परेचर होता है, और इस ओर 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाए काफी है। समझ गए? अब आते हैं, समझिएगा, स्थापना तर्क में पूछता है। दूसरा सवाल है कि देखो यहाँ पर थार राजस्थान का जो है एरिया है, राजस्थान बांगर क्षेत्र है, और यहाँ थार डेजर्ट है। इस डेजर्ट का प्रभाव इधर क्यों नहीं पड़ता है? फिर यहाँ देखो गांधी सागर है, डेम है गांधी सागर। राणा प्रताप सागर, ये पूछता है कहाँ है? राजस्थान में। और चंबल नदी है यहाँ पे। तो देखो आखिर ये डेजर्ट का प्रभाव इधर क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये है अरावली रेंज। ये क्या है? अरावली रेंज। ये बेटा अरावली रेंज दिल्ली तक फैला हुआ है और ऐसे है। मेरी बात समझ रहे हो?
अरावली रेंज मैंने कहा, अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली में अरावली पर्वत कोई देखे हो? देखे हो? हिंदू राव हॉस्पिटल गए हो? माल रोड गए हो? माल रोड तो गए होगे। उसी माल रोड से आगे जाओगे तो हिंदू राव हॉस्पिटल है। जो माल रोड की पहाड़ी देखे हो ऊपर तक है, वो पहाड़ी कौन पहाड़ है? अरावली की ही पहाड़ी है। समझ गए? जो अरावली की पहाड़ी है वो हिमालय से भी पुराना है। क्या है? हिमालय से भी पुराना है। हिमालय जो अभी यहाँ है, आज मैं वो भी बताऊंगा। उस वहां पर पहले टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर समुद्र था। क्या था? सागर नामक समुद्र था। तो फिर कहोगे कि सर समुद्र कैसे पहाड़ में तब्दील हो गया? रिया, आपने मिस्र का पिरामिड देखा है? कभी आज से करोड़ों वर्ष पहले जो है, जो अरब है, आज अरब डिजर्ट है ना? लेकिन करोड़ों वर्ष पहले बहुत हरा भरा था। क्या कारण है कि वो डेजर्ट हो गया? या क्या कारण है कि हिमालय समुद्र था और वहां पहाड़ बन गए? सोचने की बात है ना। अभी वहां पे 2 मिनट आऊंगा, पहले ये समझ लो, फिर वहां चलेंगे हिमालय की कैसे उत्पत्ति हुई वो बताएंगे। तो ये जो अरावली पर्वत है एक अवशिष्ट पहाड़ी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, आगे बताऊंगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, याद रखना, लिखना नहीं है, समझना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। बेटा क्या करता है, स्थापना तर्क में पूछेगा कि देखो ये अरावली पहाड़ी है, जैसे हिमालय ऊपर से ठंड हवा नीचे नहीं आने देती है, उसी तरह अरावली पर्वत जो है, पहाड़ जो है, इस साइड के गर्म हवा को, डेजर्ट को इस साइड नहीं आने देता। समझ गए? इस साइड नहीं आने लेता, मतलब बचा लेता है। अब देखो ये जो अरावली रेंज है, इसी के जस्ट नीचे दो चीज हम बताएंगे, याद रखिएगा। ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात के दो कोन बने हुए हैं। क्या है? दो कोन। इसे कच्छ पेन, ऊपर वाले को कच्छ कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? काठियावाड़। पूछता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कच्छ, नीचे वाले को, ऊपर वाले को, नीचे को, ऊपर वाले को, नीचे को काठियावाड़। और यही काठियावाड़ के नीचे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ के लिए फेमस है। किस लिए है? बाघ के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान। पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ऐसे तो गुजरात में है, और डेप्थ में जाएगा तो आपको ऑप्शन दे देगा, काठियावाड़ और कच्छ दोनों दे देगा। तो डेप्थ वाले में हमें क्या मानना है? काठियावाड़ में गिर है। अब यहां पर देखो नदी, गुजरात में एक नदी है साबरमती। साबरमती, माही। बेटा याद रखना, साबरमती और माही दोनों काठियावाड़ में गिरती है। अब गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, है ना? थे कि नहीं? एक गाना आया था गांधी पर, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत का मतलब क्या है? कि यहाँ साबरमती नदी है। ये क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में। माही कहाँ है? गुजरात में। अधिकतर नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन कुछ नदियां ही है जो अरब सागर में गिरती है। वो कौन कौन नदी है याद रखना। तो एक तो आपको साबरमती नदी हो गया, दूसरा माही नदी हो गया, उसके नीचे नर्मदा नदी हो गया, और ताप्ती नदी हो गया। याद रहेगा बेटा। कभी कभी नदियों का क्रम पूछेगा, स्टैंडर्ड पूछेगा, तो सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगा? उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे। याद है? अभी एक दिन में याद नहीं होगा, ये मैं अब जब 5 दिन आपको करवाऊंगा ना, तब इमेज में बैठेगा, फिर आप जीवन में नहीं भूलोगे। इतना तो याद रख ही लोगे कि गुजरात में है, इमेज से। गुजरात की राजधानी कहाँ है बताओ?
डंडा है बाहर रखा हुआ। तो राजधानी कहाँ है गुजरात की बताओ, गधा। हाँ तो नहीं, ऐसे ही बताओ, राजधानी तो पता होना चाहिए। पक्का। गूगल करो। नहीं गूगल करो 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 करो, अभी करो। डंडा कोई लाता है नहीं, आपको पता हो ना, पतला वाला डंडा रहना, ये सब बच्चों को ना पीटना है, ऐसे पढ़ेंगे नहीं ये। तो इसीलिए डंडे, मैंने क्या कहा, डंडे लगेगा, ये सब नहीं गड़बड़ करना बेटा, गांधीनगर है। ठीक है। तो अब देखो कि ये जो चार नदी है, याद रखना शिवानी में, कौन है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये सब नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, या ज्यादा पूछे तो काठियावाड़ होगा, अगर बड़ा दे तो अरब सागर। अब देखो यहाँ पे ऊपर पहाड़ियों का क्रम आपने पढ़ा था क्या, बताओ। देखने में 30 सेकंड देता हूँ, इमेजिनेशन करो, ऊपर नीचे नहीं करना, मैं आया बताओ फटाफट। बताइए। पीर पंजाल नहीं, पीर पंजाल। पंजाल। आपका भी नाम हिमांशु है ना? वेरी गुड। तीन यहाँ हिमांशु है, ये भी हिमांशु है, ये फीमेल हिमांशु है ना? कोई नहीं, हिमांशु, आपका नाम क्या है बेटा? निकिता। चलो, यूनिक नाम। नहीं, निकिता मेरी स्टूडेंट भी है, वो भी ज्वाइन है। ये है ऋषभ। तो फिर से एक बार पूरा समझ लीजिए। बात नहीं करना बेटा, फिर से समझ लो। सबसे ऊपर पांच पहाड़ी हमने पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, सिवालिक। एक काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू पड़ा, मसेरबूम और नंगा पर्वत पड़ा। ठीक। उसके बाद सिंधु नदी हमने पढ़ा, जो मानसरोवर से निकल करके कहा गिरती है, अरब सागर में गिरती है। सिंधु की पांच सहायक नदी बताइए, शिवानी बताइए। सिंधु की पांच सहायक नदी बताओ। हम्म। वेरी गुड, समझ आ रहा है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। अब अब राजस्थान, थार मरुस्थल राजस्थान में है। थार मरुस्थल की गर्भ हवा क्यों नहीं पूरब की ओर आती है? अरावली पहाड़ी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी? अरावली। बलि। बलि, बलि देते हैं ना, कौन देते हैं? गुरु। गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रहेगा बेटा, गुरु शिखर अब याद रहेगा। देखो जब कोई चीज नहीं याद है ना, पहले दिमाग पे जोड़ दो, फिर नहीं भूलोगे। तो क्या है? गुरु शिखर, बिल्कुल। अब देखो एक चीज ज्यादा नहीं आज याद रखना है। अब गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची रेंज है, यहीं पे है गुरु शिखर अरावली की। अब देखो ये पहाड़ है, अच्छा बताओ पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पहाड़ में, पर्वत और पठार में, माउंटेन है। अब बहुत बढ़िया, पर्वत में पत्थर नहीं होता है। अच्छा, हिमालय पर चले जाओ। सबसे बड़ा माउंटेन जो है जो है केटू है, तो उसमें पत्थर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। अच्छा। पर्वत और पठार में
क्या अंतर है, खोज के लाना। हम्म। ठीक है, पर्वत। पठार पठार समतल होता है, पर्वत ऊंचा होता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सही निशा ने बताया ऑनलाइन। जो पठार होता है ना, उनकी ऊंचाई कम होती है और पर्वत की ऊंचाई ज्यादा, जैसे हिमालय पर्वत बोलते हैं, नंगा पर्वत बोलते हैं। ठीक है। जबकि गुरु जो है, अरावली पहाड़ी बोलते हैं, क्योंकि अरावली पहाड़ी जो है अवशिष्ट पहाड़ है। मतलब कि ये घिस घिस के अब समतल हो गया। हिमालय से भी पहले अरावली रेंज का निर्माण हुआ, आज बताऊंगा हमारी अर्थ का कैसे उत्पत्ति हुई है। हिमालय से भी पहले अरावली रेंज का उत्पत्ति हुआ, क्योंकि लंबे समय तक इस पे लोग आन जान किए, जिससे कि ये बहुत जगह प्लेन हो गया है। कुछ जगह इसकी ऊंचाई है, लेकिन अधिकतर जगह क्या हो गया है, प्लेन हो गया। तो और सामान्य रूप में अंतर है, जो पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ जो लगभग 100 मतलब 1000 मीटर से नीचे होता है, और जो पर्वत होता है वो 1000 से ऊपर होता है। सबसे बड़ा पहाड़ जो है, कौन है, तिब्बत का पठार, जिसे संसार का छत कहा जाता है, आगे बताऊंगा। संसार का छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। समझ आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि अब यहां बेटा, यहां फिर देखो, यहां पर 3 पहाड़ी है। मालवा प्लाटू, क्रम से याद रखना। विंध्याचल पठार, विंध्याचल रेंज, और सतपुरा। 3 पहाड़ी क्रम से है, याद रखो, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। MVS, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा। नीचे, अब राजस्थान के नीचे जाते हैं तो कौन कौन आता है, एक बार और, एक बार और, एक बार और। खाना खा के नहीं आया हो, जोर से। वेरी गुड। तो अब देखो, मालवा, विंध्याचल और सतपुरा, मैं आपको पूरे नीचे तक का पहाड़ 2-3 दिन में याद करवाऊंगा, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, और यही हम मार खाते हैं। और किताबी भाषा, किताब में रटते हैं ये राजस्थान में है, ये यूपी में है, भूल जाते हैं। यहाँ इमेज से आपको ये याद रहेगा कि ये मध्य भारत में। अब देखो, ये जो विंध्याचल पहाड़ी है, ये यहाँ तक फैला है, बघेलखंड, छोटा नागपुर, इस पलाटू, इसी का पार्ट हो जाता है। ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पठार अलग करता है, उत्तर, अब ध्यान रखना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्याचल सतपुरा की पहाड़ी अलग करता है। मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले जाता हूं कि सबसे पहले शंकराचार्य का नाम सुने होंगे। शंकराचार्य आदि महापुरुष, वेदांत के जानकार। शंकराचार्य का जन्म जो है, दक्षिण भारत के केरल के कलांडी गांव से हुए थे। शंकराचार्य 32 साल के एज में ही मर गए थे। इतिहास में शंकराचार्य को पढ़ोगे तो वेदांत, वेद के पहले प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वता शंकराचार्य थे। बचपन में ही उन्होंने गृह को त्याग दिया था, उनकी लंबी कहानी है, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। तो उस समय कहा जाता था कि विंध्याचल पहाड़ी जो है, अपना जो है ऊंचाई बढ़ाते जा रहा था। एक लोक कथा में है, अपना ऊंचाई बढ़ाते जा रहा था। तो जब शंकराचार्य उत्तर, पहली बार शंकराचार्य ही उत्तर भारत आए थे, ये भी कहा जाता है। तो शंकराचार्य कहा जाता है कि वो विंध्याचल पहाड़ी से रास्ता मांगते हैं कि हे विंध्याचल, मुझे उत्तर भारत जाना है शास्त्रार्थ के लिए, मुझे रास्ता दो। तो विंध्याचल अपनी ऊंचाई रोक देते हैं, और उसको बोला कि तब तक आप रुके रहना जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं। तो शंकराचार्य उत्तर भारत तो आए, दक्षिण भारत गए ही नहीं। तो विंध्याचल ने अपनी ऊंचाई को अभी तक रोके हुए हैं। और ये भी कहा है कि पहली बार शंकराचार्य हुए हैं जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था। उन्होंने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो भ्रमेव ना परा। यानी ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है। ये चीज जो देखते हो ना, ये सब मिथ्या है, ये सब परिवर्तनशील है। जो अपने चेहरे पे घमंड करता है, अपने बॉडी पे घमंड करता है, उसको 20 साल के बाद पूछूंगा चेहरा कैसा है, बॉडी कैसा है, तुरंत निकल जाएगा। मेरा तो नहीं निकला, मैंने अंदर कर लिया दौड़ दौड़ के।
नहीं तो 40+ मेरी भी है, जब तुम्हारे एज में थे तो मैं भी बहुत घमंड करता था, बड़े बड़े बाल रखता था, स्टाइलिश में घूमता था। तो अब शंकराचार्य की बातें याद आते हैं। शंकराचार्य से प्रभावित होकर कबीर, पढ़ोगे इतिहास में, कबीर कहते हैं यह संसार कागज के पुरिया बुंद परे गली जाना है। ये संसार क्या है? कागज की तरह है। जैसे कागज पे बूंद पड़ता है बर्बाद हो जाता है। आज देखो कितना देखते हो, कभी कभी किसी को हार्ट अटैक आया तुरंत खत्म, पता ही नहीं है। आज इतनी बीमारियां आ गई, साइंस आपको पढ़ाऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग, आप पढ़ोगे ग्रीन हाउस गैस, आप गैस के चंबर में हो। दिल्ली ऐसे शहर में आप सिगरेट नहीं पीते हो तब भी 20 सिगरेट की धुआं डेली ले रहे हो। आपका हर दिन 1 मिनट आयु कम हो रहा है। तो वो जो गैस आप ले रहे हो उसका एक निगेटिव इफेक्ट तो पड़ेगा। इन्वायरमेंट साइंस में आप पढ़ोगे तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो शंकराचार्य उस समय बात की कि 7वीं सदी के शंकराचार्य थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमेव ना पड़ा। यानी ब्रह्म सत्य है, ट्रूथ है, एक है, कण कण में व्याप्त है। अब देखो इस्लाम की अवधारणा भी ईश्वर को कण कण में व्याप्त करता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा है? कोई बताओ? नहीं है। वो मानते ईश्वर हर जगह है, जहां देखो वहीं ईश्वर है। तो शंकराचार्य भी वही मानते थे कि ईश्वर हर जगह है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जो संसार दिख रहे हो ना, ये संसार मिथ्या है। जीवो ब्रह्मय बना पड़ा है। जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, यानी ईश्वर और हमारे बीच कोई भेद नहीं है। अब एक सवाल आता है, ईश्वर और हमारे बीच कोई भेद नहीं है, यानी राम और मेरे बीच कोई भेद नहीं है, कृष्ण और मेरे बीच कोई भेद नहीं है, अल्लाह और मेरे बीच कोई भेद नहीं है, तो हम ब्रह्मास्मि। मेरी बात समझो। तो शंकराचार्य के विरोधियों ने कहना शुरू किया, शंकराचार्य जो है शास्त्रार्थ करने के लिए उत्तर भारत में आए। ठीक, उत्तर भारत में बिहार, जो आज से 2000 साल पहले ज्ञान का केंद्र था, समृद्धि का केंद्र था, और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वहीं पे सहरसा एक जगह है, नाम सुने होंगे। सहरसा जो जगह में एक बनगांव महसी है, जो ब्राह्मणों का गांव है। आज भी उस गांव में हर घर से 2-3 आईएएस आईपीएस है आज भी। मिथिला में हमारा मित्र सुशील जी का शादी हुआ था, पिछले साल में गया हुआ था, तो वहां जाने को मौका मिला। उस हर घर में आज भी आईएएस है। उस घर मतलब उस गांव में आज भी विद्वानों की कमी नहीं है। और वहीं पर एक मंडल मिश्र हुए थे, और मंडल मिश्र ने शंकराचार्य से लंबे दिन तक शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ समझते हो ना, ज्ञान का शास्त्रार्थ पहले जमाने में होते थे संस्कृत में। अब जब मंडल मिश्र हार गए तो उनकी वाइफ वाइफ भी बहुत बड़े विद्वान थे, वाइफ ने शंकराचार्य को हरा दिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमे ना पड़ा। अब तुम बताओ कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म के बीच कोई भेद ही नहीं है। शंकराचार्य कह रहे जब जीव और ब्रह्म के बीच भेद ही नहीं है, कल को तो कहेंगे हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही कृष्ण हूं। आज जो बाबा लोग क्या कहते हैं, मैं ही कृष्ण हूं, रामपाल राम रहीम आसाराम सब जेल में सड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं परमात्मा हूं। फिर अंतर नहीं है। फिर शंकराचार्य चुप हो जाते हैं। तब उनको जवाब मिलता है, यह बात सही है कि हम ब्रह्म के ही अंश हैं, यह बात सही है। आगे रामानुजाचार्य आए, पढ़ोगे रामानुजाचार्य इतिहास में, तो रामानुज ने कहा कि हम जीव के ही अंश हैं। यही कारण है कि जब आप कोई देवता की मूर्ति को देखते हो, जैसे आप इस्लाम को पूजते हो, मस्जिद को देखते हो, तो आपका सर श्रद्धा से झुक जाता है। आप किसी बजरंग बली की मूर्ति को देखते हो, क्योंकि उसमें आप ईश्वर के अंश देते हो, आपका मन श्रद्धा से क्यों झुक जाता है? इसलिए झुक जाता है, आप उसके अंश हो। अंश का मतलब ये नहीं कि पूर्णतः वही हो। आगे शंकराचार्य भी कहता है कि जीव जब माया से ग्रसित होता है तो अपने आप को ब्रह्म से अलग कर लेता है। जिस तरह सूर्य के आगे बादल आ जाने से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य नहीं है। जैसे कभी कभी देखोगे ना, दिन में बादल छा जाता है, सूर्य दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सूर्य नहीं है। उसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक लोग। खाओ जितना दारू पीना पियो, जितना चिकन खाना खाओ, मटन खाना खाओ, है ना, ईश्वर है ही नहीं। हिंदू धर्म तो सबसे ज्यादा ईश्वर को नहीं मानता, मानता है जी, ऑलमोस्ट जो है मानता है, लेकिन उतने प्योर रूप पे नहीं मानता।
बस माला पहन रहा, उतार के खा लिया, फिर जय बजरंगबली, फिर पहन लिया। सबसे फ्लेक्सिबल धर्म हिंदू धर्म है। और राइज ऑफ रिलीजन में देखोगे, आप पढ़ोगे, अगर आगे पढ़ोगे, अच्छी तैयारी करोगे, तो राइज ऑफ रिलीजन में कहोगे कि उसी धर्म का सबसे ज्यादा एक्सप्लोर होता है जो धर्म लिबरल होता है। क्या होता है? लिबरल होता है। तो अब देखो कि हिंदू धर्म सबसे ज्यादा लिबरल है, इसीलिए हिंदू धर्म के देवी देवता को कोई भी कुछ भी दिखा देता है। मूवी में टॉयलेट में दिखा दिया, एक मूवी देखे है ना, पीके मूवी में, दूसरे धर्म वाले को दिखा दो, वो गला काट देगा आपका। तो ये लिबरलिटी है। तो यहीं पर शंकराचार्य ने कहा था कि जब आप इसलिए ऐसा सोचते हो क्योंकि आपके अंदर अज्ञान है। जिस दिन अज्ञान की परत दूर होगी, आपको ब्रह्म से साक्षात्कार होगा। मतलब हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, इसी अज्ञान के कारण ईश्वर के मूल स्वरूप को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो उस अज्ञान को हमें क्या करना है? दूर करना। वो अज्ञान दूर कैसे होगा? तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग की बात की। अब यहां 7वीं सदी में शंकराचार्य सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि 7वीं सदी में ज्ञान प्राप्ति का अधिकार कितने वर्ग को था? बताओ कोई। ज्ञान लेने का राइट कितने वर्ग को था आज से 1500 साल पहले? ब्राह्मण और क्षत्रिय, दो ही वर्ग को था। वैश्य और शूद्र को तो था नहीं। वैश्य और शूद्र की जनसंख्या कितनी थी? 80%। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय कितने थे? 20%। तो अब भैया ये 80% भैया जाए तो जाए कहां? कहां जाए? जब मैं आपको कहूंगा ज्ञान नहीं दूंगा, तो आप कहां जाओगे? कोई दूसरे ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओगे, और हमसे तो नफरत करोगे। भारत में संस्कृत का पतन क्यों हो गया? क्योंकि तथाकथित हमारे जो ब्राह्मण लोग थे, बुरा मत मानना जो भी ब्राह्मण हो, उन्होंने ही संस्कृत का पतन कराया। भाषा, अगर भाषा को आप बोलने नहीं दोगे ना, उस भाषा का पतन हो जाएगा, ध्यान रखना। अब संस्कृत को क्या किया? ब्राह्मणों ने बोलने ही नहीं दिया। आपको पता है कर्ण का नाम सुने होंगे महाभारत में। कर्ण के भाई ने संस्कृत के एक श्लोक क्या बोल दिया, उसके मुंह में सोना पिघला के डाल दिया था। दलित था वो। तो हमारे समाज को तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान तो इसी का रहा। आज जो हमारा देश का विभाजन हुआ, पहले जाति के आधार पे हमने भेदभाव किया अपने ही भाई को। देखो प्रभु राम है जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं। प्रभु राम है जो निषाद को बगल, दलित है निषाद, उसको बगल में बैठाते हैं, उसको गले लगाते हैं। लेकिन यही प्रभु राम को भजने वाले पंडा दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं देते। क्या आप प्रभु राम से बड़े हो? सवाल उठता है, क्या आप प्रभु राम से बड़े हो? समाज को जितना इस पंडों ने तोड़ा, बुरा मत मानना, पहले भी मैंने कह दिया, जितना तोड़ा वो किसी दूसरे ने नहीं तोड़ा। आज हमारा समाज जो बटा हुआ है, आज दलित कभी भी वो मंदिर जाना ही नहीं चाहते। अब सारे दलित ने बौद्ध धर्म अपना लिया, अपना लिया ना। अब बौद्ध धर्म कहोगे, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही पार्ट है। भगवान बुद्ध कौन थे? वो भी तो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय। हिस्ट्री पढ़ोगे, आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। तो भगवान बुद्ध ने 12 साल तपस्या किया। उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो 80% जनसंख्या है, इन जनसंख्या का क्या? तो देखो उस समय भी बहुत तेज थे, भगवान बुद्ध कम तेज नहीं थे। अगर एज ए मनुष्य देखे तो आज के वो नेता थे। जैसे देखो आज हमारे मोदी जी हैं, ये हिंदू एकता की बात करते हैं। भाजपा क्यों करते हैं? क्योंकि अभी भी 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। उन्हें पता है कि 80% जनसंख्या मेरे पास साथ आ गया तो हम कभी हारेंगे ही नहीं। भगवान बुद्ध भी यही ट्रिक, भगवान बुद्ध भी यही ट्रिक अपनाए कि वो 80% जनसंख्या को उन्होंने पाली भाषा दे दिया। उन्होंने कहा आओ हमारे धर्म में कोई भी जाति हो, कोई भी रंग हो, कोई भी भेद हो, सब छूट है। वो संस्कृत नहीं पढ़ने देता है, तू पाली पढ़। अब पाली संस्कृत का ही विघटित रूप था। पर मान लिया कि हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है हमें, हमने कहा नहीं बोलने आता है, भोजपुरी सब बोल। अब भोजपुरी की जनसंख्या 80% है और शुद्ध हिंदी बोलने का 20%, तो आगे चल के कौन सी भाषा पॉपुलर हो जाएगी बताओ?
भोजपुरी पॉपुलर हो जाएगी और हिंदी गर्त में गया। तो यही हाल हुआ संस्कृत का। संस्कृत रहा पंडितों की भाषा। और कारण रहा, जो क्षत्रिय जिनको अधिकार था, क्षत्रिय वर्ग से बौद्ध और महावीर थे, दोनों क्षत्रिय थे, तो ये अपने जाति वाले को तो मिला ही लिए। कहता है ना, राजनीति में क्या होता है, अंतिम जाति काम आता है। यूपी बिहार का चुनाव हो रहा है, यूपी बिहार का देख लो, जातीय समीकरण चल रहा है। तो ये मत सोचो कि उस समय के जो नेता बुद्ध थे, महावीर थे, वो जातिवादी नहीं थे। वो भी थे, क्योंकि अभी हम भगवान मानते हैं, लेकिन रियल हिस्ट्री में जाओगे तो वो नेता थे। वो समझ रहे थे क्षत्रिय तो ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। ब्राह्मण को छोड़ दो, उनकी जनसंख्या ही 5 से 7%। इधर 80% जो शूद्र है, इधर जो है वैश्य, वो तो हमारे साथ है ही। राइज ऑफ बुद्धिज्म, राइज ऑफ जैनिज्म हो गया। अब ये संस्कृत को लेके उछलते रहे, बाप बाप करते रहे। अब फिर इन्होंने सुधार करने के लिए तीसरी चौथी सदी में भागवत गीता लिखा गया, ध्यान रखना। और भागवत गीता में ब्राह्मणों ने भगवान कृष्ण से मुंह से कहलवाया, मैं ही कवियों में उष्णा हूं, मैं ही पांडवों में धनंजय हूं, मैं ही नदियों में नाद हूं, मेरे लिए ना तो कोई छोटा है ना ही मेरे लिए बड़ा है। समझ गए क्यों कहवाया? देखो, वेद लिखा तो कोई ब्राह्मण ही ना। भागवत गीता हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, लिखा वेद व्यास ने महाभारत। तो वेद व्यास कौन थे? ब्राह्मण थे। अब वो ब्राह्मण समझ गए हमारी संख्या तो 5% रह गई, अगर नीचे वाले को नहीं मिलाएंगे तो हमारी पतन हो जाएगी। तब उन्होंने कृष्ण के मुंह से कहलवा दिया कि कृष्ण भी यदुवंशी है, कृष्ण भी तो दलित ही है। यादवों को दलित में रखा जाता था, और कृष्ण को यादव बना के, निम्न वर्ग का बना के, उन्होंने सारे चीजों को पुनः मिलाने का प्रयास किया, जिससे धीरे धीरे फिर हिंदुइज्म का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरी तरफ 7वीं 8वीं सदी में जब शंकराचार्य आए तो बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन के सबसे बड़ा रीजन जो था कि एक तो महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल करना, दूसरा जिस चीज के बुद्ध विरोधी थे वही चीज को अपनाया गया। बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन बुद्ध की भी मूर्तियां बनने लगे। बुद्ध संस्कृत के विरोधी थे, लेकिन बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा को अपनाने लगा। हीनयान और महायान आया, महायान ने संस्कृत भाषा को अपना लिया। जिस चीज के विरोधी थे बुद्ध, बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र जादू आने लगा। तो धीरे धीरे लोग जो है बौद्ध, अब जो बौद्ध मंक होते थे, जैसे नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध मंक रहते थे, ये बौद्ध मंक व्यभिचारी होने लगे। बुद्ध ने कहा था कि जो है स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाए, लेकिन मजबूर में उन्होंने स्त्रियों का प्रवेश दिया गया। फिर उन्होंने भोग विलास में लिप्त हो गया। तब कोई भी लोग देखो, सबसे बड़ा पिछले 10 साल का, 10,000 साल का इतिहास देखोगे, सबसे बड़ा क्या है बताओ? सबसे बड़ा जीवन में क्या है? अगर सबसे टॉप पे रखा जाए तो वो क्या है? सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन एक चीज बचना चाहिए, वो क्या है? चरित्र, कैरेक्टर। जिन व्यक्ति का चरित्र उत्तम है ना, चाहे वो बुद्ध इतना फेमस हुए क्योंकि उसका चरित्र उत्तम था, उसके चरित्र पर भी आक्षेप लगाने का प्रयास ब्राह्मणों ने किया। लेकिन जब आप कहते हैं ना, कहता है फिलॉसफी में, कहता है जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पढ़ोगे लॉजिकल रीजनिंग में, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर धुआं उठी है तो आग होगा। विदाउट आग के धुआं दिखाई भी पड़े तब भी उसका अस्तित्व नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप पे कोई आरोप भी लगा दिया लेकिन आप प्योर हो तो वो आरोप ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए फिलॉसफी में कहा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। जहां हो सकता है जहां आग है वहां धुआं ना भी हो। उदाहरण देखो, घर में गैस जलाते हो, आग धुआं होता है, आग ही होता है। तो ये फिलॉसफी है। नहीं कहना भी एक प्रकार से कहना है। मौन, मौन भी अभिव्यंजना है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, शादीशुदा लेडीज अधिकतर इसका यूज करती है। पति से कुछ मांगना हो, करवा चौथ चला गया, पति शाम में आए, उसको पानी भी नहीं दिया, कुछ नहीं, मुंह लटका के बैठ। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं बोल रही है। नहीं कहना भी कहना है। अब पति समझ गए कि इसको 10,000 रुपया चाहिए, शॉपिंग करना है, 2 4 साड़ी खरीदना है। समझ गए? ये अभिव्यंजना है, फिलोसफिकल टर्म है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। तो ये सब हमें जुड़ना है, जीके का पार्ट होता है। तो हम लोग आ जाए अपने टॉपिक पे।
तो इनको अभी हम पढ़ रहे थे, मालवा की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी। अब देखो कि मालवा, विंध्याचल और सतपुड़ा, क्रम से याद रखिएगा ये। अब देखो, अब इसके ऊपर गंगेटिक रीजन है। क्या है? गंगेटिक प्लेन एरिया है, मतलब गंगा नदी यहां से निकलती है। अब देखो गंगा नदी को आप पढ़ो, ये है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी यहीं पर गोमुख है। अब देखो यहाँ नंदा देवी है, उत्तरांचल में नंदा देवी है। ऊपर है कोमेट की पहाड़ी, ये है नंदा कोट, ठीक है। तीन पहाड़ी याद रखना। मानसरोवर के जस्ट नीचे है नंदा कोट, नंदा देवी, और सबसे ऊपर है कोमेट, याद रहेगा, कोमेट। लेकिन देखो नंगा पर्वत वो एक अलग है, वो जम्मू कश्मीर में है। इसीलिए आपको दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा कौन एक अलग राज्य में है। तो नंदा देवी, नंदा कोट और कोमेट, ये सब उत्तरांचल में आ जाता है। जबकि नंगा पर्वत जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसको ध्यान में रखिएगा। और यहीं से गंगा नदी निकलती है, देखो यहां से निकलते हुए, यहाँ आते हुए, बढ़ते हुए, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। याद रखिएगा, गंगा के पश्चिम से लेफ्ट साइड से यमुना निकलती है, निकलती है, और इलाहाबाद के समीप, यहाँ इलाहाबाद है, इलाहाबाद के समीप मिल जाती है। इलाहाबाद तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अभी लुप्त हो गई है, ठीक है, लुप्त है। तो दो नदी कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यमुना नदी लेफ्ट से मिलती है कि राइट से? किससे मिलती है? लेफ्ट से। राइट से कौन कौन मिलती है? देखो शारदा, शारदा यहां मिल करके घाघरा में मिल जाती है, और यहां पर घाघरा नदी मिलती है लेफ्ट में, घाघरा, गंडक, क्रम से याद रखना। और बिहार में कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में बहुत बाढ़ लाते हैं। हमारा घर भी जो है ना, कोसी नदी, गंगा और कोसी के बीच में है। कभी गंगा नदी डुबो देती है, कभी कोसी। कोसी का पानी, पूरा उत्तर भारत। एक उपन्यास आप लोग पढ़ना, मैला आंचल, बहुत फेमस, फणीश्वर नाथ रेणु बहुत फेमस जो है कवि हुए हैं बिहार के। दिनकर जी का नाम सुने होंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने एक आंचलिक उपन्यास लिया है, मैला आंचल। तो सबसे जो पूरे भारत में सबसे गरीब जिला है वो है पूर्णिया। पप्पू यादव का नाम सुने हो, टीवी उवी में आता है। तो उसी पूर्णिया क्षेत्र के पप्पू यादव है। अभी भी पूर्णिया, सहरसा का अधिकतर एरिया जो है बाप गंगा के पानी से डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? नेता डिबेट करते हैं, कोई बांध नहीं बनाता है। अब क्या है कि बगल में है नेपाल, नेपाल का बैरेज है। वो क्या करता है, जब उसको पानी भरता है तो कोसी नदी का बैरेज खोल देता है। खोल देता है तो रातों रात हमारे घर में पानी आ जाता है। अभी भी बता रहा हूँ, 10 दिन पहले हमारे घर में इतना पानी था, इतना पानी था। सब फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। अब बताओ, हमारे कोचिंग में अगर एक दिन थोड़ा देर के लिए पानी आ जाए तो हम सब परेशान हो जाते हैं। गांव के लोग कितना जीवट होता है ये देखो, तभी बिहार यूपी के लोग ज्यादा आईएएस बनता है, क्योंकि वहां के लोग बड़े जीवट होता है। विपरीत परिस्थिति में भी उनको लगता ही नहीं है पानी है। मम्मी से पूछे, लग घर में पानी है 1 महीना से, तो है, क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या करना, हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, आराम से गैस लगा दिए, खाना पीना खा रहे, करना क्या है तो है। मतलब कि कोई भी दर्द को कैसे सहज झेल लेना होता है, वो गांव के लोगों से देखो। 45 डिग्री टेम्परेचर, आपको कहूंगा निकल रहा। हमारे तो स्टूडेंट ऐसे है कि आप जिधर से आते हो उधर सी ब्लॉक से यहाँ आने के लिए ओला बुक करके आते हैं, उबेर बुक करके आते हैं। इतने महान लोग हैं कि पैदल नहीं चलते हैं। उनको एक दिन बिहार में छोड़ दिया जाए ना, तो अगले दिन सुसाइड कर लेगी ट्रेनें देख करके।
बिहार का जो ट्रेन है, अभी भी लोकल ट्रेन है, इतना भीड़ होता है। अब तो जीवन में ना चढ़ो ट्रेन पे, और तब भी लोग चढ़ते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 5-5 घंटे खड़े सफर करते हैं, 6-6 घंटे। पटना और मेरे गांव की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। लोकल ट्रेन चलती है, किसी भी ट्रेन में आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगा। 6 घंटे आपको खड़े जाना है। कोई कोई तो ऐसे गेट पर खड़े हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। मतलब उस चीज को उन्होंने ढाला है। हमारे यहाँ अभी भी ट्रांसफार्मर उड़ जाए ना, 20-20 दिन लाइट नहीं आती है। तो आप तो पागल हो जाओगे, 2 घंटे दिल्ली में लाइट ना हो। लाइट नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ना रहे, कोई फर्क ही नहीं है। तो मतलब देखो उस चीज के, इसीलिए वहां के लोग जो है ना, अभी देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मध्य इतिहास आपको पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन भारत। जब भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ, राइज ऑफ इस्लाम 7th सेंचुरी में, मोहम्मद बिन कासिम आए, मोहम्मद गजनवी आए, आखिर उन्होंने भारत को जीत कैसे लिया? कभी सोचे हो? इतिहास समझने की चीज आप लोग रटते हो, जीत कैसे लिया, क्या कारण था? जीतने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। भारत एग्रीकल्चर लैंड पहले से भी था। सिंधु नदी थी, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज थी। यहाँ खूब उपजाऊ होता था, 5,000 साल पहले से खद्यान होता था, खाने पीने की कोई कमी नहीं। जब कोई कमी नहीं होता तो लोग आलसी हो जाता, अपने घर का तो झाड़ू पोछा नहीं लगाती, नौकर फ्लैट में रखे हैं कि नहीं बेटा? एक एक आंटी में फ्लैट में देखता हूँ, एक इतनी मोटी आंटी है, चलती है तो पूरा धरती हिलता है। वो रिमोट भी खुद नहीं लेती है, टीवी रिमोट भी अपने बच्चों से देना, रिमोट चलाओ। ऐसे लोगों को जीतना बहुत आसान हो जाता है। और जो मध्य एशिया था, सेंट्रल एशिया, गोबी रेगिस्तान, जहां से मोहम्मद बिन कासिम आए, मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए, ये सब जहां रहते थे ना, भोजन के लिए इसे दिन दिन भर तपती रेत में खोजना पड़ता था। कुछ होता ही नहीं था। अरब क्या था? रेत ही रेत तो था। आज ने वायल निकलने लगा, अमीर हो गया। रेत था, खाना बदोश जिंदगी था, दिन भर कुछ भी नहीं होता था। मतलब खजूर होता था दूर दूर में, मतलब उसको दिन भर भोजन खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। भोजन कैसे मिलेगा, संघर्ष करना पड़ता था। आप पता है, आप एसी में भी मजा नहीं आता, आपको रात में नींद नहीं आती है। हमारे गांव में चले जाओ, आज भी लाइट आ जाती है ना, तो उनको वो एसी के बाप आ गए। हमारे पिताजी 85 साल के, उनको इस बार बोले कूलर लगवा ले, पगला है क्या, मारोगे क्या? जब देखो मेरे पिताजी कहते हैं, जब लाइट जाती है ना, बॉडी गर्म हो जाता है, और जब फैन चलता है ना तो बड़ा आनंद महसूस होता है। तो अब देखो कि मतलब उन चीजों को उन्होंने झेला है। और जब वही लोगों को पता चला एक ऐसा जगह है जहां सब कुछ मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो लोग क्या करेगा बताओ, क्या करेगा बताओ? आएगा। अच्छा, दिल्ली में यूपी बिहारी सब क्यों बस गया? आप लोग भी यूपी बिहार से हो, क्यों बस गए बताओ? यहाँ सुविधाएं हैं, सर फैसिलिटीज है। फैसिलिटी है। आप 12 बजे रात को भी घूम के कहीं भी चले जाओ, हम भी निकल जाते हैं 11 बजे, पढ़ाने के बाद गाड़ी से निकले, खा पी के 1:30 बजे 2 बजे तक, कोई रोकने वाला? गांव में निकल के दिखा दो, 8 बजे निकल के दिखा दो। एक दिन मेरी बीवी 7 बजे घर क्या आई, पिताजी मम्मी ने आज के बाद बाहर जाना बंद। हमारे गांव में आज भी बहू जो है ना, ये जो देहरी है ना, इसको टप नहीं सकती है, साल साल भर इसके अंदर ही रहना है। वो भी बाहर जाके तो घूंघट नीचे तक रहना। हरियाणा में भी चले जाओ। अब इसीलिए हमारे जो भतीजे हैं, उनकी वाइफ गांव में ज्यादा दिन नहीं रहती है, 2-4 दिन रहेगी, हम तो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि जॉब यही करता है रेलवे में। दिल्ली में जहां घूमो, कुछ भी घूमो, ना कुछ किसी का डर, ना कुछ डर। इसलिए तो भारत में जो राइज ऑफ इस्लाम हुआ, इस्लाम ने, और चूंकि वो मजबूत थे, हमसे मजबूत थे, शक्तिशाली थे, यद्यपि अस्त्र शस्त्र मेरे पास ज्यादा था, लेकिन वो जीवट प्राणी थे। जैसे एक चीज देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आईएएस से लो, कि यूपी बिहार में 10th तक बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े होते, 12वीं तक बेकार चलता है पढ़ाई हम लोग का भी। लेकिन वो एक ही उनकी क्वालिटी होती है, वो जीवट होता है। उसको लाइट नहीं रहेगा तब भी 18 घंटा पढ़ेगा, बिजली नहीं रहेगा तब भी 18 घंटे पढ़ेगा, मच्छर काटेगा तब भी पढ़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसी संस्कार में वो जी के आया है, भैंस के साथ मच्छर कटवाया है बैठ के रात रात भर।
और दूसरी तरफ आपको बचपन से ही ट्यूशन लगाया जाता है। हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, 1,500 2,000 महीने देते हैं, 12th तक आप 96 98% लाते हो, बीए में एडमिशन लेते हो, वहां से आपका पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वहां बीए में आपको कोई नहीं, मम्मी पापा पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। बीए में कभी आपको ट्यूशन नहीं लगवाएंगे, किसी को नहीं लगवाते, खुद ही पढ़ते हो, और बॉलीवुड में जाके बॉलीवुड वाला चेहरा हो लेते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो शहर शहर के बच्चों का 12th के बाद पतन होता है, और गांव के बच्चों का उत्थान होता है। जब वो शहर में आता है पढ़ने के लिए, तो उनके पास तो कुछ है नहीं, उन्हें लगता है अब हमें भी एसी वाली गाड़ी चाहिए, हमें भी चाहिए, हर चीज चाहिए जो दिल्ली वालों को है। अब चाहिए तो उसे फ्री का तो मिलेगा नहीं, वो एक ही चाहता है कि वो युद्ध, महायुद्ध, भीषण युद्ध। मैं अपना ही बता रहा हूं, मैं जब बिहार से आया आज से 25 साल पहले, 2001-2 में मैं आया था, रामजस में एडमिशन लिया था। तो मैं क्या देखता था, मुझे आता ज्यादा नहीं था, 12th 86% लाया, मैंने बहुत मेहनत किया था, डायरेक्ट एडमिशन हो गया। तो यहाँ के लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता था, हमारे पास तो भाई पैसे नहीं थे, 3,000 घर वाले भेजते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता था। हमको गुस्सा आता था, बाकी दिल से बता रहा हूँ, हमें चलने के लिए साइकिल परचेज करने की पावर नहीं थी, थी ही नहीं। तो हम लोग जो जहां रहते थे वहां से 8 किलोमीटर पैदल जाते थे, अंदर गुस्सा होता था। फिर हमारे दोस्त लोग कहते थे कि उससे उससे चेस तुम कब कर सकते हो, जब तुम आईएएस बन जाओगे तभी उससे आगे बढ़ सकते हो, पीसीएस अधिकारी बन जाओगे तभी आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो अब हम लोग उसी चीज को पाने के लिए, उसी सुख को पाने के लिए 18 घंटे 20 घंटे, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, पढ़ते रहते थे 4x6 के कमरे में। और जिनको सारी सुविधाएं मिली है, जैसे आप सबको सारी सुविधाएं मिली हुई, कोई दिक्कत नहीं है किसी के घर में खाने को, है दिक्कत जी, हम लोग को खाने की भी दिक्कत होती थी लास्ट के 10 दिन। उस समय हम लोग संघर्ष करते थे, मेहनत करते थे, ये अंतर होता है। और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है, एक जोश एनर्जी होनी चाहिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। छोटे छोटे नौकरी तो यूं हो जाएगा साल भर के अंदर, लेकिन एक साल आपको जोश देना होगा, काम करना पड़ेगा, जीके के हर सेक्शन पे, साइंस पे, फिर हमारा आसानी से हो जाएगा। देखो अभी ये हमने याद किया, 5 पहाड़ याद हो गया, काराकोलम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाब, शिवालिक, सिंधु नदी समझ गए कहां से निकलती है कहां गिरती है, 5 सहायक नदी समझ गए, उसके बाद मालवा, विंध्याचल, सतपुरा समझ गए, काठियावाद, कच्छ और काठियावाद समझ गए, यही गल्फ ऑफ कच्छ है, बीच वाला एरिया को गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं। कभी कभी ये मैप बना के दे देगा और कहेगा कि ये एरिया क्या है, सीटेट में ज्यादा पूछता है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो है गिर है, ये काठियावाद है, ये जो है गल्फ ऑफ काठियावाद है। याद रखना ये जो है ना, ये एरिया जो खाली है, गल्फ ऑफ काठियावाद है कंबत है काठियावाड लिखा है, काठियावाद, कंबट या काठवा। अब नदी देख लो, पश्चिम की ओर कौन गिरती है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, ये पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पर जो है सागर में, देखो राणा प्रताप सागर है, ये सागर क्या होता है पता है, डेम होता है। क्योंकि राजस्थान में क्या होता था, पानी तो थी नहीं, तो पुराने जो राजा महाराजा होता था वो क्या करता था कि खाई बनाता था, ठीक है, जिससे कि कभी साल में 1-2 बार बारिश हो तो वहां पानी इकट्ठा हो जाए, और उस पानी का यूज जो है, जैसे सिंचाई के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, पीने के लिए हो, प्यूरिफाई करके, तो वही सागर था, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, यही है। इस पर बांध बनाया गया है ना। अब देखो ये है बुंदेलखंड, नाम सुने हो, बुंदेलखंड, ये है बेतवा नदी। अब देखो चम्बल और बेतवा, समझना, चम्बल और बेतवा यहां से निकल करके यमुना में मिलती है, किसमें मिलती है, यमुना में, ये भी ध्यान रखना। चम्बल और बेतवा कहाँ निकलती है, यमुना में मिलती है, इतना ध्यान रखना। अब थोड़ा इधर का पहाड़ी आते हैं, नहीं याद हो तो टेंशन नहीं लेना, 2-3 दिन में याद होगा। अब देखो, अब थोड़ा नीचे से चलते हैं। अब देखो ये सतपुरा के नीचे है सतमाला हिल, सतमाला हिल है, अजंता रेंज है,
अजंता की पहाड़ी है, ग्वालियर हिल है, ग्वालियरगढ़ हिल है, और महादेव की पहाड़ी है। सतपुरा से जस्ट नीचे महादेव हिल है। क्या है? महादेव। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, सतमाला, अजंता, ग्वालियर और महादेव। सतमाला, अजंता, ग्वालियर और महादेव। अब है मलाइका रेंज। मलाइका अरोरा है ना, मलाइका रेंज। अब यहां देखो बघेलखंड है, थोड़ा इधर जाएंगे, बघेलखंड है, छोटा नागपुर प्लाटू है, और रामगढ़ हिल है। ये सब एरिया छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अभी जो पॉलिटिकल मैप बताऊंगा तो वहां आ जाएगा बघेलखंड, छोटा नागपुर। अब देखो यहाँ पर मलयगिरी की पहाड़ी है, इसी पर हनुमान जी रहते हैं, पता है ना। मलयागिरी की पहाड़ी पे हनुमान जी का वास है, यहीं पर सुग्रीव भी रहते थे, मलयगिरी की पहाड़ी। तो ये है मलयगिरी की पहाड़ी, ये है मलयगिरी की पहाड़ी। और मलयगिरी की पहाड़ी के नीचे महानदी है, उड़ीसा में महानदी पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अब देखो जो महानदी है वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं, अभी आउटलुक लेंगे। देखो पूर्वी तट को जो है, याद रखिएगा, ये देखो यहां से यहां तक, ये जो एरिया है यहां से यहां तक, ये पूर्वी तट है। क्या है? पूर्वी तट। पूर्वी तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। सबसे ऊपर में जो है पूर्वी तट है, नॉर्दर्न सरकार तट। पूर्वी तट को बंगाल से जस्ट नीचे से लेकर के यहाँ कृष्णा यानी कि गोदावरी नदी के, ये गोदावरी है, ठीक है, ये क्या है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी से लेकर के महानदी, ये क्या है? महानदी है ना। क्रम पूछेगा पूर्वी भारत के नदियों का क्रम, तो सबसे ऊपर क्या है? महानदी। महानदी से लेकर गोदावरी तट के तट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। इंग्लिश हिंदी सेम ही है। तो क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इसी उत्तरी सरकार में उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा में क्या है? सुने होंगे जीके में। कहाँ है? उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील के नीचे महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। क्या है? महेंद्रगिरी। कहाँ है? उत्तरी सरकार में। तो ऊपर चिल्का झील और नीचे महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो गोदावरी महानदी से गोदावरी तट के तट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं देवियों? नॉर्दर्न सरकार तट। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। ऊपर चिल्का झील है और नीचे महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। एक बार फिर से बोलो। गोदावरी से महानदी के बीच के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। समझ आ रहा है बेटा? नॉर्दर्न सरकार तट क्या कहते हैं? दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अंदर की बातें बहुत पढ़ने वाले हैं हम। तो क्या कहते हैं? आज तो आई ही नहीं नॉर्दर्न सरकार, तो इंपॉर्टेंट क्लास थे। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। अब देखो गोदावरी से कृष्णा नदी के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। लिख भी लो अगर हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, कल पूछूंगा, या लिख लो। ये क्वेश्चन खूब पूछता है। गोदावरी से महानदी तट को नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। मैप बना के लिख लो बेटा। गोदावरी से महानदी के तट को नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और गोदावरी से कृष्णा के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलकुंडा। गोलकुंडा जानते हो? गोलकुंडा बहुत फेमस जगह है, गोलकुंडा कर्नाटक में। गोलकुंडा इतिहास में बताऊंगा, तो लिख लेना। मैं सबसे पहले महानदी दे देना और गोदावरी, ऐसे दो लाइन खींच देना, उसके बीच के तट को नॉर्दर्न सरकार तट कहते हैं। ऊपर बना देना चिल्का झील और नीचे बना देना महेंद्रगिरी की पहाड़ी।
नीचे क्या बना देंगे? महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। अब देखो भैया, और इसी तरह गोदावरी से कृष्णा के तट को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नीचे चलते हैं। अब देखो, कृष्णा से लेकर के पूरे नीचे तक के तट को कडारमन का ये काबे बेगई नदी है, ये बेगई नदी। देखो कृष्णा के नीचे जो है कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। उसके बाद आगे चले जाओगे, कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी ये कावेरी नदी। कावेरी नदी के नीचे बेगई नदी है ना, बेगई रिवर है ये। रिवर का नाम भी लिख लेना, ठीक है। अब कृष्णा के नीचे क्या है? कावेरी, कावेरी के नीचे बेगई, लिख लेना। कृष्णा, कृष्णा के नीचे कावेरी, कावेरी के नीचे बेगई नदी। क्या है? बेगई नदी, कृष्णा। और एक और है पेन्नार नदी, ये है पेन्नार। नहीं, कृष्णा के जस्ट नीचे पेन्नार आएगा, तब कावेरी आएगा। कृष्णा के जस्ट नीचे पेन्नार, पेनेरू, पेनेरू या पेन्नार बोलते हैं, पेनेरू रिवर। कृष्णा के जस्ट नीचे पेनेरू, इसलिए लिखा रहा हूं, क्रम पूछता है ऊपर से नीचे। कृष्णा के जस्ट नीचे पेनेरू, पेनेरू के नीचे कावेरी, कावेरी के नीचे बेगई, बेगई, VAIGAI, बेगई, वे गई, वे गई। लिख लिया पूर्वी तट के सारे नदी। और अब देखो, कृष्णा से लेकर के बेगई तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिख लेना। कृष्णा से बेगई तट के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। ये पूछता है बेटा बार बार, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। सबसे उत्तरी तट को उत्तरी सरकार कहते हैं, बीच वाले को गोलकुंडा तट कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये सब आगे बताऊंगा। गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पर राम सेतु है, ये श्रीलंका है। यहीं श्रीलंका और भारत के बीच पाक स्ट्रीट है, कोरोमंडल तट के नीचे में पाक स्ट्रीट। पाक स्ट्रीट मतलब होता है जल संधि, पाक जल संधि। तब ये मत मार के आना भारत और पाकिस्तान के बीच पाक जल संधि है। पाक मतलब क्या होता है? जल संधि क्या होता है? क्या होता है? मुझे नींद आ रहा है इसलिए ये खाना पड़ रहा है, क्योंकि रात में 3 बजे सोया हूँ और मैं 11 बजे रात में ही फिर सोऊंगा। जल संधि क्या होता है बताइए? खाओगे? मिलेगा भी नहीं, एक ही है। जल संधि क्या होता है? दो सरफेस के बीच जो जल दोनों को जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे ये श्रीलंका है और ये भारत है। श्रीलंका और भारत को कौन जोड़ता है? जल, पाक, पाक जल संधि जोड़ता है, जल का संधि है। दो सरफेस एरिया को जो जोड़ता है उसे जल संधि कहते हैं। समझ गए देवी? इंग्लिश में स्ट्रीट कहते हैं, पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट है, लिखा हो ना पाक स्ट्रीट, हिंदी में जल संधि कहते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच मत मार देना, अधिकतर मार के आता है। बताए पाक जल संधि किन दो देशों को मिलाती है? हमारे स्टूडेंट ने उछल उछल के पाकिस्तान मार के आया। मैंने यार सर क्या आंसर होगा? पाकिस्तान ना होगा। बोले पगला गए हो क्या? वो पाक मतलब पाकिस्तान मान लेता है, लेकिन पाक मतलब होता है पवित्र। पाक मतलब क्या होता है? कहते हैं ना ये पाक साफ है, मतलब पवित्र है, होली है। तो पवित्र है, पाक जल संधि
और गल्फ ऑफ मन्नार, दो है। श्रीलंका और भारत के बीच पाक संधि और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ही, याद रखना, राम सेतु है। ये देख रहे हो पॉइंट पॉइंट। राम सेतु तो जानते होगे, कि ये भी नहीं जानते हो? पुल, भगवान राम ने पत्थर का पुल बनवाया था अपनी सेना से, वो पत्थर भी तैरने लगा था। हाँ, इस पर जो है बहुत सारे साइंस ने रिसर्च किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कहा पुल का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको साफ कर दिया जाए, मतलब जो भी पत्थर उत्थर है हटा दिया जाए। हाँ, हाँ, राम सेतु। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया, इसको हटवा दिया जाए। क्यों हटवा दिया जाए? इसके कारण समुद्री जहाज को इधर से इधर जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जहाज होता है ना, वो टच कर जाता है जमीन में, जिससे जहाज को बहुत नुकसान होता है, हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उससे कहा, अच्छा, ये क्या प्रमाण है कि नहीं है? न- तुम ये प्रमाण ला के दो कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसको हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है, ये प्रमाण दो। हमने कहा नहीं होना भी एक तरह से होना है, नहीं है, मौन भी अभिव्यंजना है। यार, जब आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेस्ट कम्युनिकेशन कौन है? नॉन वर्बल। बहुत सारी चीजें आप बात से नहीं कह सकते हो। पति पत्नी का उदाहरण मैं ज्यादा देता हूँ। पत्नी डेली कहती है, यार इस बार ये कर देना, इस बार ये कर देना। पति बेचारा बहुत सारे काम में बिजी रहता है। मैं अपने पे ही लागू करता हूँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी अंठा शादीशुदा हूँ, अंठा देता हूँ, अच्छा कहा कोई बात नहीं, चलो। अब एक दिन उनको गुस्सा आया, मुंह लटका लिया, 3 दिन तक बातें नहीं कर रहा। कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, नॉन वर्बल है। मुंह लटका, जैसे आप हंसते रहते हो, किसी दिन मुंह लटका कैसे बैठ। सबसे ज्यादा दुख बेचारा पति को होता है। पति होता है बेचारा, जिनका कोई चारा ना हो। वो फिर आपकी सारी मुरादें पूरी कर देंगे तुरंत। तो मतलब आपसे कभी पूछे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेस्ट कौन है? नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल। बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी बातों से नहीं पूरा हो पाती है। अब जैसे कोई आपसे फोन करके बोले 5,000 रुपया दे दो, वो कौन देता है ना? दारू पीने के लिए मांग रहा होगा, घूमने के लिए मांग रहा है। अब वो आपके घर पे आए, आपसे कुछ ना बोले, उनके आंखों में आंसू हो, डबडबा जाए, उसके फीलिंग को आप महसूस करो, फिर लगो ने वाकई काम है, बिना बोले आप निकाल के दे दोगे। समझ गए? तो वर्बल और नॉन वर्बल में नॉन वर्बल बेस्ट होता है, अभिव्यक्ति से ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। इसीलिए बेटा ध्यान रखियो यहाँ पे कि यहाँ क्या है, पाक स्ट्रीट है और गल्फ ऑफ मन्नार। अब बताओ, पूर्वी तट के ऊपरी तट को क्या कहते हैं? बीच वाले को? और नीचे वाले को? बस क्वेश्चन बन गया। अब पश्चिम में आते हैं। चलो आ जा भाई पश्चिम। अब भारत के पश्चिमी एरिया देखो, पश्चिम एरिया पूरे को, ये जो एरिया है ना, ये पूरे को 1600 किलोमीटर की एरिया है। पश्चिम जो है ना, गुजरात से लेकर के केरल तक, इस साइड में केरल है, यहां तक के एरिया को मालाबार तट कहते हैं। यहां तक के एरिया को क्या कहते हैं? मालाबार तट। पूरा 1600 किलोमीटर है, लेकिन यहां तक के एरिया को मालाबार तट कहते हैं। ठीक, समझ गए? और ऊपर के एरिया को, यहां से लेकर के यहां तक के एरिया को जो क्या कहते हैं, एक और कहते हैं, माला कोंकण तट। लिखा हुआ है ना, कोंकण तट। यहां तक के एरिया को, पश्चिमी तट जो है दो भागों में विभाजित है, ऊपर कोंकण तट और नीचे मालाबार तट।
ऊपर कोंकण और नीचे मालाबार, कोंकण और नीचे मालाबार। महाराष्ट्र के पश्चिम में कोंकण तट है और जो केरला वगैरह है उसके नीचे मालाबार तट है। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जो वास्को डिगामा आए थे किस तट पे आए थे? नहीं कोई बात नहीं, किस तट पे आए थे वास्को डिगामा? हम्म माला केरल के मालाबार तट पे, यही मालाबार है। केरल के मालाबार तट पे आए थे। क्यों मालाबार तट पे आए थे? इधर पूर्वी तट पे क्यों नहीं आए? क्योंकि इस साइड में जो है क्या है, अफ्रीका है। वर्ल्ड मैप में पढ़ोगे अफ्रीका है। अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए, अभी पहले जो अभी अरब देखते हो ना आप, अरब और अरब सागर और मेडिटेरियन सी है। जैसे अभी मैं आपको एक ले चलता हूँ, अब ज्यादा आज नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ चीज और सिखाता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में। पता है ये बोर्ड होने से ना बहुत आसान हो जाता है पढ़ाना, अब बच्चों को भी समझाने में हमको मजा आता है और आपको भी समझने में अच्छा लगता है। वर्ल्ड मैप आ गया, चल जा गूगल, आ जा। चलो ये बढ़िया लग रहा है, ये ले लेता हूँ। वाह पैसा भी मांग रहा है। पैसे ना दूंगा गुरु, हम खुद एक गरीब है, हमारा स्टूडेंट अपने गरीब है ना? पैसा ना निकालेंगे, पैसे के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्री का है, पैसे ना देंगे भाई कुछ भी कर लो। हम्म, चलो अब समझते हैं। देखो ये इंडिया है, यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ मालाबार तट है केरल में। पहले ये जो है ना, अभी देखो यहाँ पहले क्या होता, अभी क्या है, किसी को ये मेडिटेरियन सी है, क्या है, मेडिटेरियन सी। हिंदी में इसे भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। समझना मेरी बात को बेटा, तभी याद रहेगा, ये मेडिटेरियन सी है। तो व्यापार ये बंद था, यहां से यहां बंद था, पहले जमीन था। तो अब किसी लोगों को व्यापार करना हो यूरोप को, कोलंबस कहाँ के थे? यूरोप के थे, ब्रिटेन के थे। ये ब्रिटेन है, क्या है, ये ब्रिटेन है। यहाँ नीचे इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ के व्यापारी देखो दिखाया है, यहाँ से होते हुए यहाँ आते थे, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आते थे, फिर यहाँ आते थे, 7,000 से ज्यादा यहाँ होते थे, फिर जाके ये यहाँ आए। 7,000 किलोमीटर से ज्यादा वो घूम के आते आए थे कोलंबस। ठीक है, सॉरी कोलंबस ने, बास्को डिगामा पहले आएगा। 1498 में पहली बार कौन आए थे? बास्को डिगामा यहाँ आए। दक्षिण भारत मसालों का केंद्र है, आपको पता है सबसे ज्यादा मसाला दक्षिण भारत में केरल में होता है। तो इन्होंने क्या किया, बास्को डिगामा ने यहाँ से जो है मसाला खरीदा। एक बड़का जहाज, पानी वाला जहाज होता था पहले, पाल होता था। एक मूवी भी देखे होगे, पायरेट मूवी देखे हो? पायरेट्स मूवी, पायरेट्स ऑफ द सी। तो उसमें बड़े बड़े नौके, नौका से ये लोग आए, यहाँ से माल खरीदे, फिर ऐसे गए, ऐसे होते हुए यहाँ आए और इस माल को यहाँ पर उन्होंने बेचा। अब मसाले की यूरोप में ज्यादा जरूरत होती है, क्यों होती है बताओ? कौन से खाने में मसाला क्योंकि की हम जा ठंड देश में हैं। अच्छा बताओ, कौन से खाने में मसाले की ज्यादा जरूरत होती है? नॉन वेज। चिकन मटन में 1,000 प्रकार के मसाला डालो तब बढ़िया बनेगा, नहीं तो मेरे तरह बनाओगे तो फिर जैसे जो जिम में जाता है बॉयल करके खा लेता है नमक डाल के, है ना? तो अब यहाँ पे इनको जरूरत था, क्योंकि यूरोप में ठंड पड़ता है, यूरोप ठंड के कारण लोग ज्यादा चिकन खाता है, मटन खाता है, तो उसको मसाला तो चाहिए, लेकिन यूरोप में मसाला होता नहीं है। तो ये यहाँ से मसाला ले गया। अब आने जाने का भाड़ा काट के उसे 60 गुना फायदा हुआ। कितना हुआ? 60 गुना। तो अब अगली बार आएगा कि नहीं आएगा बताओ?
भाई 60 गुना फायदा हो तो आएगा, क्यों जाएगा? जैसे मेरा दूसरा ब्रांच GTB नगर में, अब लोगों को वो चीज यहीं मिल जा रहा है, तो वो क्यों जाएगा 100 रुपया डेली खर्च करने के लिए? जितना देर पढ़ोगे नहीं उतना देर जाने आने में भी दिमाग सेट हो जाएगा, है ना? तो अब 60 गुना अब इनको फायदा हुआ। अब धीरे धीरे यूरोपीय व्यापारी आने लगे। पहले पहले जो है, ये क्या कहते हैं, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए पहले। पुर्तगाली आए, पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली आए, डच, वास्को डच डी गामा, आया, डच आए, अंग्रेज फ्रेंच। आए, डेनिस आए। इस तरह से सारे व्यापारी, अब एक को फायदा हुआ तो दूसरे भी उस फील्ड में उतर गए। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? जब एक को फायदा होता, अरे यार ये तो खूब कमा रहा है, हम भी कमाए, है ना, हम भी फायदा उठाए। तो यहां पर इन्होंने जो है, अब देखो, अब एक समस्या थी। अब आधुनिक दौर में लगभग 1869 के आसपास, 1869 के आसपास जो है, पूरे भारत पर लगभग लगभग अंग्रेजों का अधिकार हो गया। भारत पर ही नहीं, अंग्रेजों का अफ्रीका पर भी हो गया। छोटे छोटे जावा, सुमात्रा, ये अरबियन वर्ल्ड, सब पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेज व्यापारी दूसरा मार्ग ढूंढ रहा है। तो यहां पे मिस्र है। क्या है? मिस्र। तो अंग्रेज भैया ने क्या कहा, यहां 100-200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये जो है ना लाल सागर है, ये जो गैप है ना, रेड सी है, और ये मेडिटेरियन सी है। तो उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर के करीब रेड सी और मेडिटेरियन सी को काट करके क्या बना दिया जाए, रास्ता बना दिया जाए जहाज के लिए। तो नए 1869 को 100 सालों के लीज पर लेकर के इस जगह को ब्रिटेन ने सुएज नहर बनाया। क्या बनाया? सुएज नहर। इन्होंने लाल, पूछता है सुएज नहर किसके बीच है, मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में इन्होंने सुएज नहर बनाया। अब देखो कि जब सुएज नहर तैयार हो गया, तो चूंकि बनाया था अंग्रेज, तो इधर से जो भी जहाज गुजरेगा उसका पैसा कौन लेगा? अंग्रेज लेगा, 100 साल के लिए। अब क्या हुआ कि अब ये जो व्यापारी यूरोप से इतना घूमना पड़ता था, इतना घूमेगा, अब सीधे मेडिटेरियन सी में घुसेगा, इधर से निकलेगा, यहां पहुंच जाएगा। मतलब इनका डिस्टेंस बहुत कम हो गया। क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो यही था सुएज नहर। अभी थोड़ा सुएज नहर का इमेज दिखाता हूं। देखो क्या, सुएज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग छोटा हो जाता है। 1869 में खुला था, अभी बताया। कब खुला? 1869। नमस्ते भैया। 1869 में खुलने के बाद यह दुनिया का उम, सबसे बेस्ट शिपिंग लेन में से एक बन गया। नहर एशिया और अफ्रीका को विभाजित करती है ना। ये अब देखो, ये है सुएज कैनाल, ये है सुएज कैनाल, रेड सी है, कहां भाग गया? हाँ, हम्म, देखो ये मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ गल्फ ऑफ सुएज है, और ये पूरा सुएज कैनाल है। नमस्ते भैया, 5 मिनट। तो ये देखो सुएज कैनाल है, क्या है? सुएज कैनाल। अब ये सुएज कैनाल बनने से मेडिटेरियन सी और रेड सी का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। अब ये देखो, ये सारे चीज दिया हुआ है, देखो ये कम हो गया ना। ये देखो, यहां बना रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच क्या है, रटना नहीं है, दिमाग में बैठ गया, सुएज कैनाल है। अब ये सुएज कैनाल इजिप्ट में है, 100 साल के लिए ये दिया था। कितने साल के लिए दिया था? 100 साल का। अब 1969 में
मिस्र ने कहा ब्रिटेन से, अब 100 साल हो गया भैया, बहुत माल कमा लिया, अब तू फुट जा। अब इससे बहुत कमाई होता है, यहीं पर पायरेट्स ऑफ द सी होता है। अब क्या होता है कि ये जो अफ्रीका है ना, या अफ्रीका का एक देश है लेथेशो, पूर्वी तट पे है, इसी तट, वहां के लोग बड़े गरीब है। उसका काम क्या है, लुटेरा है, समुद्री लुटेरा। अब यहां से आप माल लेकर के आ रहे हो, वो क्या करेगा, घेर लेगा जहाज को और लूट के फिर भग जाएगा। इसी रेड सी में लूट लेता है, या यहां से निकले, यहां तक तो आपको संरक्षण देगा, लेकिन यहाँ पे संरक्षण नहीं देगा। यहाँ तक तो पूरा अंग्रेजों का था, अब मिस्र आपको संरक्षण देता है कि कोई भी आपके जहाज को कुछ करेगा नहीं, बदले में आपको टैक्स देना होगा। फ्री ना है बेटा, फ्री लेके चले जाओ, बहुत टैक्स लगता है, लेकिन इधर से कम लगता है। तो फायदा, जैसे कि आप टोल टैक्स देते हो ना, वैसे ही यहाँ पर टोल टैक्स है सुएज कैनाल पे। एक चीज और लास्ट में आपको बताऊंगा, एक है पनामा कैनाल, वो भी जानने की जरूरत है। दो कैनाल जो है ना बहुत बेस्ट, पनामा कैनाल सबसे बेस्ट है। पनामा कैनाल के ही केनाल के ही समानांतर जो है दो केनाल बना है। क्या, इंटरनेट गया पानी लेने, अभी दूसरा। अब क्या करूं, चलो मैं अपना, हमारे पास भी जुगाड़ है, इसीलिए जुगाड़ रखते हैं। ये तो मैं आ गया। पनामा क्यों नहीं आ रहा, नाराज हो गया क्या? अब डायरेक्ट करता हूँ। समझ आ रहा है आपको, मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में? है, यहाँ से? अच्छा, भाई ज्यादा नहीं आता, ये भी तो सीखा हूं मैं। हम लोग तो गरीब। ये इससे है, ये थोड़ा दिक्कत करता है। हो सकता है वाईफाई बंद हुआ, नहीं तो इंडियन में रिफर तो आ रहा है। अच्छा पहले से, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो हमारे पास है। हम इसीलिए तो पहले मैप को जो है ना सेव करके रखता हूँ। भक्त, इनका काट हमारे पास है बेटा, चिंता नहीं करना। सारे का पप्पा जी को मैं रखता हूँ, तो नहीं आएगा तो क्या हमारा काम नहीं होगा? वर्ल्ड मैप, नॉर्थ अमेरिका यही होगा सर। नॉर्थ अमेरिका, खाली हाँ यहीं पे है। देखो, ये पनामा कैनाल है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है बेटा, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक पनामा कैनाल बनाया गया है। ये जो पनामा कैनाल है बहुत व्यस्तम नहर है। इसके बगल में भी हाल में भी एक नहर बना है, गूगल पे सर्च करना। यहाँ भी ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आप पनामा कैनाल को क्रॉस नहीं करोगे तो पूरा दक्षिण अमेरिका आपको घूमना पड़ेगा, साउथ अमेरिका पूरा घूमना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में बहुत दूरियां बढ़ जाता है। तो इसमें 10-10 दिन लोग वेट करता है नंबर आने का, एक बार में एक ही जहाज निकल पाता है। अब ये जो दूसरा कैनाल इसके बगल में बनाया है, यह दो नहर निकल पाता है, कितना, दो नहर, दो नहर निकल पाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम्म, अबे गुरु, अब हम तो निकल गए, पुराना आप लोग
कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हैं? 7-8 साल से रह रहे हो? सिग्नेचर ब्रिज गए होगे? उसके छोटका ब्रिज पे चढ़े हो जब सिग्नेचर ब्रिज नहीं था? कभी सामना किए हो? वजीराबाद वाला? कितना समय लगता था टपने में, दिन में जब जाम लगता था? 2-2 घंटा, 2 घंटा लगता था। अरे भैया, एक ही जहाज निकलने का यहाँ जगह है, जहाज तो हजारों होगा, आने वाले एक ही बार में एक ही जाएंगे, तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगा ना। जैसे आप रोड पर देखते हो, कभी कभी बैरिकेड लगा देता, बैरिकेड लगा देता, तो गाड़ी एक एक करके निकलता है, तो पीछे जाम लग जाता है। उसी तरह से यहाँ बहुत जाम लगता है। कैरेबियन सी जो है जहाजों से भरा हुआ रहता है। तो आपने जैसे कि आप गए, तो आप पर्ची कटवाए, पर्ची कटवाए तो अपने, अब पहले आपके आगे वाला 100 है, वो निकलेगा तब ना आप निकलोगे, तब आपका नंबर आने के लिए 10 दिन लग जाएगा। इसीलिए एक समानांतर में एक और कैनाल बना है जिसमें 2 जहाज जा आ सकता है। वहां खूब पनामा देश भी है। पनामा देश को सबसे ज्यादा कमाई जो है ना पनामा कैनाल से होती है। उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, इतना रुपया आता है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये पनामा कैनाल, ये सब हम पढ़ेंगे। और साथ ही आगे आपको बताऊंगा जैसे कि माउंटेन कौन कौन है अमेरिका में। माउंटेन, लोअर कैलिफोर्निया, या जो अपलेशियन माउंटेन कहाँ है, अमेरिका के पूर्वी तट पे है। ठीक, चिनूक हवा है, कनाडियन रेल मार्ग है ना। रॉकी पर्वत, आपसे पूछ लेता है रॉकी पर्वत कहाँ है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकी पर्वत है ना। यहीं पर फिंगर लेक है। अमेरिका की सबसे नदी कौन कौन है, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, नहीं तो चारों ऑप्शन सही लगेगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा कम कम पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर जो है, हाँ रीजनिंग जो है पहले आज ये तैयार करके आना है, मैप ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और जितना बताया हूँ मैप तैयार करके आओगे। और कल जो है रीजनिंग का क्वेरी भी ले लेंगे, आज थोड़ा कैमरा उमरा का भी काम करवाएंगे, भैया आ गए हैं। तो एक तो रीजनिंग के जो भी क्वेरी सिटिंग अरेंजमेंट का बचा हुआ है, वो सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेरी लेंगे हम, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका छूटा हुआ है बेटा, तो आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, हो सके तो आधे घंटे पहले आप आ जाना। तो जो भी छूटा हुआ है ना, तो वो क्वेरी हम आपको ले लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का। उसके बाद ज्योग्राफी शुरू ही हुआ है, आज पहली क्लास है बेटा, छोड़ना मत। अगर बाय द वे नहीं आ पाए तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कारण। अब बस में जा रहे हो, क्या लगता है 1 घंटा ब्लूटूथ लगा है, हम लोग तो इसलिए हंसी मजाक में पढ़ते हैं कि जिससे कि आपको स्ट्रेस भी ना पड़े, पढ़ भी ले। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 दिन हमें इंडिया पे तैयार करने में लगेगा, इंडिया मैप को। अगर इंडिया का मैप तैयार हो गया ना, तो फिर ज्योग्राफी आपको जो रटने वाला है वो रटना नहीं पड़ेगा। चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदी हो, नाले हो, यही सब तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ओरिजिन ऑफ हो, इसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिर आपको आपको प्लानेट पढ़ाएंगे, प्लानेट कैसे कैसे है, गैलेक्सी का कैसे निर्माण हुआ, यूनिवर्स का कैसे निर्माण हुआ, हमारे अर्थ यूनिवर्स में किस तरह घूमता है, सब प्लानेट कौन है, पुच्छल तारा क्या है, ये सब अगले 15-20 क्लास हम ज्योग्राफी पर लेंगे। और पूरा ज्योग्राफी टिप्स पे हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 2 सेक्शन को अभी लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक जीके का सेक्शन और एक रीजनिंग का सेक्शन। जब ये मजबूत हो जाएगा, रीजनिंग के बाद हम मैथ लेंगे, मैथ के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 2 चीज एक साथ लोगे ना, अगर रीजनिंग मैथ दोनों ले लिए तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, दोनों टाइम दे नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल, हाँ ग्रुप में मिल जाएगा, अभी ग्रुप में आधे घंटे बाद आपको मिल जाएगी।